हेलो फ्रेंड्स, हमने सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए पीजीबीपी हेड शुरू किया था लास्ट क्लास में हमने समझी थी बिजनेस और प्रोफेशन की डेफिनेशन और चार्जिंग सेक्शन 28 पर बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पीजीबीपी हेड में इनकम डिटरमाइन करते वक्त आपको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा। तो पीजीबीपी हेड की इनकम डिटरमाइन करते वक्त कुछ जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे। ये जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहली बात, कोई इनकम सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगी, मतलब पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, या वो टैक्सेबल होगी कैपिटल गेन हेड सेक्शन 45 में। मतलब कोई इनकम या तो पीजीबीपी हेड में फॉल करेगी या कैपिटल गेन हेड में, ये डिसाइड करना है। तो बहुत सिंपल है, स्टॉक सेल करने से बिजनेस इनकम होगी और कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होगा। तो इसमें और कुछ बातें करते हैं हम। अगर एसएससी के पास शेयर्स हैं और वो उसने होल्ड किए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर और बहुत रीजनेबल पीरियड के लिए, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जब एसएससी इन शेयर्स को सेल करेगा तो उससे एसएससी को क्या होगा? कैपिटल गेन। एसएससी अगर शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करता है, उनके सेल पर एसएससी को कैपिटल गेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर शेयर्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड किए गए हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग की गई है शेयर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग की गई है, मतलब सेम डे खरीदे सेम डे बेच दिए, तो उस सिचुएशन में इंट्राडे ट्रेडिंग से शेयर्स पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग की गई उससे जो इनकम हुई वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी या कैपिटल गेन हेड में। ये एसएससी के इंटेंशन पर डिपेंड करेगा और हर केस के, ईच केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करेगा। हम क्या देखेंगे? एसएससी का इंटेंशन क्या है और हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, वो एग्जामिन करके डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर इनकम पीजीबीपी हेड में फॉल करेगी या कैपिटल गेन हेड में फॉल करेगी, राइट। अब इसके रिगार्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस पढ़ेंगे। पहला केस है सीआईटी वर्सेस लक्ष्मी विलास बैंक और दूसरा केस यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब इन दो केस लॉ में आपको कंपैरिजन देखना होगा। एक पर्टिकुलर मैटर पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो पहला केस उठाते हैं हम लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का। इसमें एसएससी का बैंकिंग बिजनेस है। एसएससी ने अपने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अपने कस्टमर के लिए सिक्योरिटीज परचेस की। कस्टमर ने डायरेक्शन दिया था हमारे लिए सिक्योरिटीज परचेस करो, ठीक है। और कस्टमर से कुछ मार्जिन मनी रिसीव हुई थी, फेस वैल्यू का सर्टेन परसेंटेज। तो मार्जिन मनी कस्टमर से रिसीव हुई सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए। लेकिन जैसे हम समझते हैं इसको इस तरीके से, कस्टमर ने मार्जिन मनी दी फॉर एग्जाम्पल ₹15 और सिक्योरिटी की कॉस्ट थी या हमके वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज थी सपोज 100, ठीक है। तो मार्जिन मनी कस्टमर ने दी ₹15 और बोला मेरे लिए आप ₹100 की सिक्योरिटीज परचेस कर लो, ठीक है। तो बाकी की बैलेंस मनी 85 मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। बैलेंस मनी मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, 85 बाद में पे कर दूंगा। तो बैंक ने कस्टमर के डायरेक्शन पर सिक्योरिटी परचेस कर ली।
₹100 में। ठीक है, अब कस्टमर से आया हुआ है ₹15 ओनली। ठीक है, और कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ने ₹100 की सिक्योरिटी परचेस कर ली। कस्टमर से बैलेंस मनी 85 आना भी बाकी है। अब हुआ क्या, कस्टमर बैलेंस मनी पे नहीं कर पाया। तो बैंक ने क्या किया, उसकी मार्जिन मनी फोरफिट कर ली और बैंक को ये सिक्योरिटीज खुद को अपने नाम में उठानी पड़ गई, परचेस करनी पड़ गई बैंक को खुद को, और बैंक इसको होल्ड कर रही है एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ठीक है, तो बैंक ने मार्जिन मनी फोरफिट की। अब इशू अराइज हुआ, क्या ये मार्जिन मनी बैंक की बिजनेस इनकम है? तो एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने बोला कि एसएससी का आर्गुमेंट था कि मैं इस मार्जिन मनी को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। मेरे को ₹100 की सिक्योरिटी परचेस करनी पड़ी, ₹15 जो मार्जिन मनी था मैंने फोरफिट कर लिया, वो इसमें से कम कर दूंगा और मैं वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज अपनी बैलेंस शीट में 85 पर शो करूंगा, ना कि 100 पर। ठीक है, तो कस्टमर इस एसएससी बैंक का क्या कहना था, ये जो मार्जिन मनी हमने फोरफिट की है ₹15, ये हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹100 में से लेस कर देंगे, तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रह जाएगी 85 और हम उसको अपने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे 85 पर। ठीक है, लेकिन इस केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, ये मार्जिन मनी आपने जो 15 फोरफिट की है मार्जिन मनी, ये आपकी बिजनेस इनकम है। तो ये कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये ₹15 जो है वो आपकी बिजनेस इनकम है, इसको आप P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करिए, ये आपका P&L आइटम है। और बाकी आपको वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज अपने बैलेंस शीट में वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज 100 ही शो करनी है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आपको अपनी बैलेंस शीट में 100 ही शो करनी है। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि ये ₹15 बैंक के हैंड्स में बिजनेस इनकम माना जाएगा। जो बैंक ने मार्जिन मनी फोरफिट कर ली वो बैंक के हैंड्स में बिजनेस इनकम माना जाएगा। एसएससी ये ट्रीटमेंट करना चाह रहा था और मार्जिन मनी को एज इनकम रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाह रहा था, बट कोर्ट ने डिसीजन दिया नो, ये मार्जिन मनी आपको अराइज हुई है, इनकम हुई है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये आपकी बिजनेस इनकम है, आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्लियर? तो जजमेंट देखें कि ये जो मार्जिन मनी फोरफिट की गई है एसएससी बैंक के द्वारा, ये पूरा एंटायर ट्रांजैक्शन बैंक ने प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस में किया है, तो ये इसकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। क्लियर? अब दूसरा केस पढ़ते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन राइज होगा, बट समझते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। तो दूसरा केस है आपका यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें एसएससी था ब्रोकर एंड अंडरराइटर। उसने कंपनी के शेयर्स की अंडरराइटिंग की और 5% ब्रोकरेज फिक्स हुई और 10% अंडरराइटिंग कमीशन फिक्स हुआ। तो इस अंडरराइटर को टोटल कितनी इनकम रिसीव होनी थी? 15%, 5% ब्रोकरेज और 10% अंडरराइटिंग कमीशन। अब कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए पब्लिक के लिए ₹10 ईच के। इसमें से पब्लिक ने 75,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए और इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुआ।
टोटल इशू कंपनी कितना के लेकर आई थी 1000 शेयर्स का, लेकिन पब्लिक ने 75,000 शेयर्स ही उठाए, तो अंडरराइटर को रिमेनिंग 25,000 शेयर्स उठाने पड़ गए खुद। तो ये जो 25,000 रिमेनिंग शेयर्स हैं अंडरराइटर को लेने पड़ गए। एसएससी बीइंग अंडरराइटर सब्सक्राइब टू द रिमेनिंग 25,000 शेयर्स। अब एसएससी ने बोला हमको ब्रोकरेज मिलनी है, कमीशन सेम मैनर में मिलनी है, ठीक है। क्यों? ये शेयर्स पब्लिक ने अंडर सब्सक्राइब किए हैं। तो एसएससी ने क्या किया, ये पूरी की पूरी एंटायर ब्रोकरेज इनकम P&L अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं की, पूरी की पूरी। मतलब टोटल जो शेयर्स थे 1 लाख, उस पर जो ब्रोकरेज मिलनी थी पूरी की पूरी एसएससी ने उसको इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, और उस पूरी की पूरी एंटायर ब्रोकरेज और कमीशन इनकम को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, शेयर्स की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया। और इनका कहना था ये शेयर्स हम हेल्ड कर रहे हैं एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, लेकिन इशू अंडर सब्सक्राइब रहा, ठीक है। तो इस बात को हम इस तरीके से लिख देते हैं यहां पर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे टोटल 1 लाख, टोटल 1 लाख थे नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें से पब्लिक ने कितने उठाए? पब्लिक ने उठाए 75,000, बाकी अंडरराइटर को ही उठाने पड़ गए। अंडरराइटर को उठाने पड़ गए 25,000 शेयर्स, ठीक है। शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, ठीक है। इस पर इनका ब्रोकरेज प्लस कमीशन कितना बनता है? 15%, 15%, ठीक है। तो इनका ब्रोकरेज और कमीशन टोटल कितना बनता है? कैलकुलेशन करो कितना बनता है। 75,000 इंटू 10 इंटू 15%, ये हुआ आपका 1,12,500, ठीक है। तो जो शेयर्स पब्लिक ने उठाए उस पर कमीशन और ब्रोकरेज कितना मिलना है? 1,12,500। और जो अंडरराइटर ने शेयर्स उठाए, क्या उस पर भी अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा? यस, ब्रोकरेज कमीशन दोनों मिलेगा। तो इस पर कितना कमीशन ब्रोकरेज रहेगा? 37,500। तो टोटल ब्रोकरेज और कमीशन क्या बन रहा था? टोटल ब्रोकरेज और कमीशन बना 1,50,000, 1,50,000, ये ब्रोकरेज कमीशन बना। अब एक बात समझना कि इस ब्रोकर ने क्या किया। इस एसएससी ब्रोकर है, अंडरराइटर है, एसएससी ब्रोकर प्लस अंडरराइटर है। एसएससी ने क्या किया पहले समझते हैं। एसएससी ने क्या किया? एसएससी ने बोला हमको ये शेयर्स ये वाले उठाने पड़ गए, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट हम इस तरीके से निकालते हैं 2,50,000, और हमको जो ब्रोकरेज और कमीशन मिला वो लेस कर देते हैं। और अब अपनी बैलेंस शीट में हम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बता देंगे कितना? 1 लाख। हम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बता देंगे ₹1 लाख, और इस कमीशन और ब्रोकरेज को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो बैलेंस शीट में हम
इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता देंगे 1 लाख। और वो कैसे होगा, हम इस कमीशन और ब्रोकरेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पब्लिक ने शेयर्स लिए, इस पर आपका जो ब्रोकरेज और कमीशन बनता है ये तो आपको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, ये आपको P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक ने जो उठाए शेयर्स, उस पे जो कमीशन और ब्रोकरेज बनती है वो तो आपको इनकम के तौर पर, बिजनेस इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। बट हाँ, जो शेयर्स आपने उठाए, आप उनकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो कोर्ट का डिसीजन था कि कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कौन सी वाली है, ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 25,000 शेयर्स और 10 रुपए के रेट से, तो इन्वेस्टमेंट की आपकी कॉस्ट है कितनी, 2.5 लाख, 2.5 लाख। और इसमें से आप ये वाला कमीशन ब्रोकरेज जो आपने शेयर्स खुद उठाए, ये आप यहां लेस कर सकते हो। तो इतना ही लेस कर सकते हो 37,500। और बैलेंस शीट में आपको इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी बतानी है, बैलेंस शीट में बतानी है रुपीस कितना बनता है, देखो 2.5 लाख पर 37,500, 2.5 लाख माइनस 37,500, तो ये बनता है आपका 212,500। तो हुआ क्या, सिर्फ ये इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, जो शेयर्स खुद उठाने पड़ गए, उस पे जो कमीशन ब्रोकरेज मिला उसको आप बैलेंस शीट आइटम मान लो, लेकिन आपको ये तो ब्रोकरेज और कमीशन P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, ये तो आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये केस क्या है, ये केस है आपका यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस केस में इनकम को कम कर दिया गया, इनकम को सेट ऑफ कर दिया गया आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से। हाँ, बट ये है जो शेयर्स खुद उठाए सिर्फ उनकी ब्रोकरेज और कमीशन डिडक्ट की गई, जो शेयर्स खुद उठाए उसमें से, ठीक है। तो इसमें से ये डिडक्ट हो गया कमीशन और ब्रोकरेज जो खुद उठाने पड़े, ठीक है। बट यहां कमीशन और ब्रोकरेज लेस हुआ, कमीशन ब्रोकरेज लेस हुआ और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी मानी गई, 2,12,500, ठीक है। तो पिछले केस में लक्ष्मी विलास बैंक के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, पूरी की पूरी 15 रुपए की इनकम पूरी की पूरी P&L अकाउंट में डालनी पड़ी। तो यहां नेटिंग करके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को 85 करना क्यों अलाउड नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन होने का रीजन ये है कि बैंक के लिए, लक्ष्मी विलास बैंक के लिए ये शेयर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड किए गए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को डिराइव करने में मार्जिन मनी डिडक्ट नहीं की गई, तो मार्जिन मनी P&L अकाउंट में रिकॉर्ड की गई और उसे इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज करना पड़ा। लेकिन यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के केस में क्या हुआ, वो जो शेयर्स थे इस अंडरराइटर के लिए स्टॉक इन ट्रेड थे, तो दोनों केसेस में जो जजमेंट आया वो अलग था, और अलग होने का कारण यह था कि लक्ष्मी विलास बैंक के केस में शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट थे और यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के केस में शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट
में से इनकम डिडक्ट नहीं करनी है, तो इनकम रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो यस, आप अपने स्टॉक की कॉस्ट कम कर सकते हो। वो जो ब्रोकरेज और कमीशन का अमाउंट है उससे आप अपने शेयर्स की कॉस्ट कम कर सकते हो, अगर वो शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। बैंक को अपने बैंकिंग बिजनेस के दौरान कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। उन इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम होगी, बैंक को अपने इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। उन इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम होगी उसे बिजनेस इनकम कहा जाएगा। ठीक है? जैसे बैंक को नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज होल्ड करनी पड़ती हैं। एसएलआर क्या? स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिला वो बैंक के हैंड्स में बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंक को होल्ड करने पड़ते हैं, उस पर इनकम हुई, वो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी, इसलिए वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर इंडस्ट्रियल पार्क और सेज एरिया में कुछ बिल्डिंग लेट आउट की गई या डेवलप्ड स्पेस लेट आउट किया गया, उससे किराया मिला, लीज रेंट मिला। तो बिल्डिंग और कुछ डेवलप्ड एरिया अलोंग विथ अदर अमेनिटीज के साथ टेनेंट को प्रोवाइड किया गया और टेनेंट से लीज रेंट की इनकम रिसीव हुई, तो ये भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है? तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी या अदर हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये डिसाइड करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। फिर बात करते हैं हम, कोई इनकम सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगी या सेक्शन 56 में टैक्सेबल होगी। मतलब या तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी या अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। कहां टैक्सेबल होगी? अगेन एसएससी का इंटेंशन क्या है और फैक्ट्स के सर्कमस्टांसेस क्या है। जैसे बिजनेस एसेट, कमर्शियल एसेट्स के एक्सप्लॉयटेशन से इनकम जनरेट हुई, तो बिजनेस एसेट, कमर्शियल एसेट्स के एक्सप्लॉयटेशन से इनकम जनरेट हुई तो वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। जैसे एसएससी ने कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना बिजनेस सस्पेंड कर दिया। क्यों? फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फंड अवेलेबल नहीं था और रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो मीनवाइल एसएससी ने अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस किसी थर्ड पार्टी को लेट आउट कर दिए। तो फॉर द टाइम बीइंग एसएससी ने अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस किसी थर्ड पार्टी को लेट आउट कर दिए। रेंटल इनकम रिसीव हुई, लीज रेंट रिसीव हुआ, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इसे बिजनेस इनकम कहा जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा ये लीज रेंट। जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस लेट आउट करने से लीज रेंट मिला वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। फिर दूसरा केस, एसएससी ने एक होटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया और जब होटल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो एसएससी ने होटल बिजनेस का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। पहले होटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, जब तक होटल बिल्डिंग बनकर तैयार हुई एसएससी ने होटल बिजनेस करने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। ठीक है? तो अब होटल की बिल्डिंग पड़ी एसएससी के पास, एसएससी ने लेट आउट कर दिया, रेंटल इनकम रिसीव हो रही है। ये रेंटल इनकम सिर्फ इस बिल्डिंग के ओनरशिप की वजह से रिसीव हो रही है, इसलिए ये बिजनेस इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है? हालांकि एसएससी का इंटेंशन होटल बिजनेस करना था, लेकिन जब तक होटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तब तक एसएससी ने होटल बिजनेस करने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब उसका होटल बिजनेस कमेंस ही नहीं हुआ था और ये अब फाइनली होटल बिल्डिंग भी नहीं है, बस एसएससी इस होटल बिल्डिंग का ओनर है और ड्यू टू ओनरशिप एसएससी को ये रेंटल इनकम मिल रही है।
तो इस रेंटल इनकम का करेक्टर बिजनेस इनकम नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर इंटरेस्ट ऑन सरप्लस फंड्स की बात। एसएससी के पास पैसा पड़ा है, एसएससी का इंटेंशन है बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिजनेस अभी तक कमेंस नहीं हुआ है, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एसएससी के पास सरप्लस फंड पड़ा है, एसएससी ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस सरप्लस फंड पर एसएससी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये इंटरेस्ट कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस हेड में सेक्शन 56 में। क्यों? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसएससी का बिजनेस ही कमेंस नहीं हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, एसएससी का बिजनेस तो कमेंस हो चुका है, लेकिन बिजनेस में सरप्लस फंड पड़ा है जिसकी अभी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एसएससी ने हाल फिलहाल वो फंड कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी बैंक में एफडी वगैरह करा दी मान लीजिए, तो उस पर इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। अब पहले पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट पॉइंट में तो क्या हुआ, बिजनेस ही कमेंस नहीं हुआ, बिजनेस ही कमेंस नहीं हुआ, लेकिन सेकंड पॉइंट में तो बिजनेस कमेंस हो चुका था, लेकिन ये सरप्लस फंड पड़ा है जो जिसकी बिजनेस में हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भी ये उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। तीसरा केस, एसएससी ने प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन फंड रिसीव्ड बाय एजेंट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑन एडवांसेस मेड बाय हिम। एजेंट ने प्रिंसिपल के पास एडवांस डिपॉजिट कराया, एजेंट ने प्रिंसिपल के पास एडवांस डिपॉजिट कराया कि मैं आपको एडवांस पैसा भेजता हूं, आप स्टॉक भेजिए। ठीक है, अब प्रिंसिपल के पास एजेंट का आया हुआ एडवांस, प्रिंसिपल इस पर एजेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, एजेंट को इंटरेस्ट रिसीव हुआ अपने ही दिए हुए एडवांस पर जो उसने प्रिंसिपल को दिया था, तो ये इंटरेस्ट इनकम का कैरेक्टर क्या होगा? ये एडवांस क्यों भेजा गया था? तो एजेंट ने प्रिंसिपल को ये एडवांस क्यों भेजा था? ड्यू टू बिजनेस। तो अब इस एडवांस पर एजेंट को जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में, चार्जिंग सेक्शन 28 में। ठीक है, फिर एसएससी ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज की, ओडी से पैसा उठाया, ओडी से पैसा उठाया और किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, उससे इंटरेस्ट की इनकम कमा ली। मतलब ओडी का पैसा यूज करके एसएससी ने थर्ड पार्टी को दे दिया और थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई। ठीक है, या तो ये मैटर हो, तो जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ थर्ड पार्टी से, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो जो फंड यूज करने के लिए थर्ड पार्टी को दिया गया था, उस फंड का सोर्स क्या था? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बिजनेसमैन को ही अलाउ होती है। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट इनकम का कैरेक्टर इस रीजन की वजह से बिजनेस इनकम माना जाएगा और ये सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है और उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंटरेस्ट पे करती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई। ये इंटरेस्ट इनकम का कैरेक्टर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेड में बिजनेस इनकम माना जाएगा, पीजीबीपी हेड पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो दो केस तो हमने देख लिए जहां पर इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल थी, और दो केस ऐसे देखे जहां पर इंटरेस्ट इनकम बिजनेस इनकम मानी गई। ठीक है, अब पीजीबीपी हेड में सिर्फ रियल इनकम ही टैक्सेबल होगी, नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया, अपने P&L अकाउंट में
फिक्स्ड एसेट्स का रिवोल्यूशन किया, प्रॉफिट हुआ उस पर, तो ये प्रॉफिट उसने अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अपने बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स का रिवोल्यूशन किया, उस पर प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट जो है ना, ये नोशनल इनकम है, ये कोई रियल इनकम नहीं है। तो क्या ये प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? बताइए, इसको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करें कि नहीं करें? नहीं होगा, ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर? क्यों? ये नोशनल इनकम है। पीजीबीपी हेड में सिर्फ रियल इनकम ही टैक्सेबल होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन, कीका भाई प्रेमचंद वर्सेस सीआईटी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। कीका भाई प्रेमचंद, इस केस में क्या हुआ? एसएससी ने अपने स्टॉक की ड्राइंग्स कर ली। इस केस में एसएससी ने अपने स्टॉक की ड्राइंग्स कर ली और मार्केट प्राइस ज्यादा थी स्टॉक की उस की कॉस्ट से। ठीक है, तो जैसे ये एसएससी का P&L अकाउंट है, ये एसएससी का P&L अकाउंट है। यहां पर एसएससी ने क्या किया? बाय स्टॉक ड्राइंग्स, ठीक है। सपोज इस स्टॉक की कॉस्ट थी 100 और मार्केट प्राइस थी 120। ठीक है, तो एसएससी ने इस स्टॉक ड्राइंग्स को, जो स्टॉक घर ले गया, उसको कॉस्ट प्राइस 100 पर रिकॉर्ड किया, अपने P&L अकाउंट में 100 पर रिकॉर्ड किया। एसेसिंग ऑफिसर को इससे ऑब्जेक्शन हुआ। एसेसिंग ऑफिसर ने बोला, ये स्टॉक आप घर ले जाने के लिए आपने खरीदा था क्या? ठीक है, तो ये स्टॉक या तो यहां ओपनिंग स्टॉक में शामिल है 100 कॉस्ट प्राइस पर, या परचेस में शामिल है 100 की प्राइस पर। तो एसएससी ने इसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया। एसेसिंग ऑफिसर का ऑब्जेक्शन हुआ। एसेसिंग ऑफिसर ने बोला, ये आप पब्लिक को बेचने के लिए लाए थे, तो आपको ये 100 पर नहीं 120 पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस केस में कीका भाई प्रेमचंद वर्सेस सीआईटी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर एसेसिंग ऑफिसर ऐसा बोल रहा है कि आप स्टॉक ड्राइंग्स रिकॉर्ड करो 100 रुपीज के बजाय 120 पर, इट मीन्स आप रुपीज 20 का नोशनल प्रॉफिट टैक्सेबल करना चाह रहे हो। ठीक है, बात समझे? तो एसेसिंग ऑफिसर का इंटेंशन क्या है? वो 20 रुपए नोशनल प्रॉफिट पर टैक्स लेना चाह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, पीजीबीपी हेड में सिर्फ रियल इनकम ही टैक्सेबल होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त डिसीजन दिया कि नो वन कैन अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति खुद से अर्निंग नहीं कर सकता, खुद से व्यापार नहीं कर सकता। तो इस केस में एसएससी स्टॉक ड्राइंग कर रहा है तो खुद से व्यापार करे और 20 रुपीज के प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करे क्या? नो। अगर ऐसा वो करता है तो वो नोशनल इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा होगा और पीजीबीपी हेड में नोशनल इनकम तो टैक्सेबल नहीं होगी, सिर्फ रियल इनकम ही टैक्सेबल होगी। फिर लीगल बिजनेस हो चाहे इलीगल बिजनेस हो, इलीगल बिजनेस की इनकम भी सेम वे में टैक्सेबल होगी जैसे लीगल बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होती है। अच्छा, पीजीबीपी हेड की इनकम को डिटरमाइन करने में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रेलेवेंस है या नहीं, उनको ध्यान में रखना चाहिए या नहीं? यस, रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए पीजीबीपी हेड की इनकम कंप्यूट की जाए। तो भले ही कोई लॉस हो गया, एसएससी कोई एक्सपेंडिचर किसी स्पेसिफिक सेक्शन में अलाउ नहीं हो रहा है,
लेकिन अगर वो एक्सपेंस इनकर हुआ है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन तो एसएससी उस लॉस और एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम कर सकता है, भले उसकी अलाउएबिलिटी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई स्पेसिफिक सेक्शन ना हो। ठीक है। फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, पीजीबीपी हेड में एसएससी को दो मेथड ऑफ अकाउंट ही परमिसिबल है। या तो एसएससी को कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑप्ट करना होगा या मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑप्ट करना होगा। हाइब्रिड मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं चलेगा, मिक्स्ड मेथड नहीं चलेगा। या तो कैश मेथड या मर्केंटाइल मेथड में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो रेगुलरली एम्प्लॉय करे, मतलब वो हर साल मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस रीजनेबल कॉस्ट ना हो। ठीक है। और सेक्शन 145A तो हम पहले ही समझ चुके थे स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, और ये ICDS 2 से भी मैच करता है। इसमें क्या बोला हुआ है, स्टॉक वैल्यूएशन करना होगा कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस पर। अब हम बात करते हैं कुछ, अगर एसएससी कैश मेथड फॉलो करता है तो बताइए उसको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा कि नहीं। उसको डेप्रिसिएशन स्टिल अलाउ होगा, भले ही एसएससी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही क्यों ना फॉलो करता है। डेप्रिसिएशन सभी क्लेम कर सकते हैं, मर्केंटाइल मेथड वाले भी और कैश मेथड वाले भी। अगर एसएससी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तब भी उसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी के पास ओपनिंग स्टॉक था सपोज 10,000, उसने इस साल परचेस की, करंट ईयर में परचेस की सपोज 1 लाख की कैश परचेस। ठीक है। और उसके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 20 का। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट ईयर परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एसएससी परचेस कितनी बुक करेगा, 90,000 की। एसएससी परचेस 90,000 की बुक करेगा या 1 लाख की करेगा, बताइए। 1 लाख की परचेस बुक करे या 90,000 की। तो यहां पर 90,000 की परचेस बुक की जाएगी, मतलब एसएससी को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है। फिर कुछ सेक्शन ऐसे आएंगे जहां पर एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, उसके बावजूद कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन उसको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होगा। तो अगर एसएससी भले ही मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तब भी उसको कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होगा। ये कुछ सेक्शन ऐसे हैं, सेक्शन 35AB, सेक्शन 35ABB और 43B तो सबसे ही इंपॉर्टेंट। 43B में एक्सपेंसेस का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही क्यों ना फॉलो करता हो। फिर रिजर्व और प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी, एसएससी कोई रिजर्व प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकता, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा जब तक कि उसकी लायबिलिटी एक्चुअली अराइज नहीं हुई हो। हां, अगर लायबिलिटी अराइज हो चुकी है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं पड़ पा रहा है, लायबिलिटी तो अराइज हो गई है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं पड़ पा रहा है, तो यस, उस केस में एसएससी एस्टिमेटेड अमाउंट का रिजर्व प्रोविजन क्रिएट कर सकता है। दो बातें बोली, लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई है तो रिजर्व प्रोविजन क्रिएट नहीं किया जा सकता। लायबिलिटी अराइज हो गई है लेकिन उसका एग्जैक्ट अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है तो एस्टिमेटेड बेसिस पर रिजर्व प्रोविजन क्रिएट करना अलाउ है। ठीक है। चार्जिंग सेक्शन 28 हम ऑलरेडी समझ चुके थे। ठीक है। अब आज बात करते हैं हम कुछ केसेस की।
देखिए, सीए फाइनल में आप सिर्फ सीए इंटरमीडिएट लेवल वाला पढ़ के पास नहीं हो सकते। एग्जाम में जो केस लॉ आते हैं वो ज्यादातर पीजीबीपी हेड से आते हैं या टीडीएस चैप्टर से आते हैं। तो हम कुछ केस लॉ की बात कर लेते हैं। पहला केस हम करते हैं राज दादारकर एंड एसोसिएट्स, एक पार्टनरशिप फर्म। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये केस अभी हम करेंगे, लेकिन इस केस को समझने के लिए हमें दो केस सुप्रीम कोर्ट के और समझने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के दो केस, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन गया किस मैटर को लेकर, एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टीज लेट आउट की। और प्रॉपर्टीज लेट आउट करना एसएससी का मेन ऑब्जेक्टिव था। एसएससी कंपनी था, उसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखवा दिया, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, प्रॉपर्टीज लेट आउट करना। तो उससे जो रेंटल इनकम रिसीव हुई वो क्या मानी जाएगी, वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। क्लियर? तो इसमें कंपनी ने क्या आर्ग्यू किया कि हमारा तो मेन बिजनेस ही क्या है, प्रॉपर्टीज लेट आउट करना। तो ये रेंटल इनकम हमको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में। एसएससी का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली डिसीजन क्या, ये रेंटल इनकम बिजनेस इनकम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के केस में यह डिसीजन दिया। फिर दूसरा केस है रयाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी एसएससी का बिजनेस लेट आउट करना था। एसएससी ने बोला हमारा बिजनेस ही प्रॉपर्टीज लेट आउट करना है, हम को इससे जो इनकम होगी वो हमारी बिजनेस इनकम है। तो रेंटल इनकम को एसएससी क्लेम कर रहा था क्या, बिजनेस इनकम के तौर पर, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो। ठीक है, तो दो जजमेंट अवेलेबल है। जहां पर प्रॉपर्टी लेट आउट करने से इनकम हुई वहां पर उस रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम माना गया। अब हम डिस्कस करते हैं राज दादारकर वाला ये डिसीजन। इसमें केस के फैक्ट्स क्या थे। एसएससी एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने एक लैंड लीज पर ली और अपने पैसे से सब्सटेंशियल कॉस्ट इनकर करके शॉप्स और स्टॉल्स बना दी और फिर इसको सबलेट कर दिया, शॉप्स और स्टॉल्स को सबलेट कर दिया। और एसएससी का आर्गुमेंट है कि ये रेंटल इनकम हमारे लिए बिजनेस इनकम है। एसएससी ने क्लेम यही किया कि ये रेंटल इनकम हमारी बिजनेस इनकम है, क्योंकि ये दो केस, चेन्नई प्रॉपर्टी वाला केस और रयाला कॉर्पोरेशन वाला केस, इन दोनों में क्या डिसीजन हुआ, ये बिजनेस इनकम है, ये बिजनेस इनकम है। तो एसएससी ने भी यही क्लेम किया राज दादारकर वाले केस में कि ये रेंटल इनकम बिजनेस इनकम है। और एसएससी ने अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज भी दिखाया कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप फर्म है हम, हमारा पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म है हम, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप शेल टेक प्रीमाइजेस ऑन रेंट, कि हम पहले किराए पर प्रीमाइजेस लेंगे और फिर उनको सबलेट कर लेंगे। तो सबलेटिंग और प्रीमाइजेस करने से हमको रेंटल इनकम हो रही है। ठीक है, और डू एनी अदर बिजनेस, और भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टी पहले किराए पर लेंगे, फिर सबलेट कर लेंगे, और भी कोई अदर बिजनेस कर सकते हैं, जैसा कि पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करें। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, चेन्नई प्रॉपर्टीज और रयाला कॉर्पोरेशन में जो डिसीजन हुआ था कि रेंटल इनकम बिजनेस इनकम है, उससे कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा जजमेंट दे दिया। कोर्ट ने इस रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम नहीं माना। इवन पार्टनरशिप डीड के अंदर तक दे रखा था कि इस पार्टनरशिप फॉर्म हुई है प्रॉपर्टी किराए पर लेकर आगे सबलेट करने के लिए, तब भी कोर्ट ने इस पार्टनरशिप डीड को कंक्लूसिव नहीं माना।
तो क्या माना? इनकंक्लूसिव। इनकंक्लूसिव मान लिया ऑब्जेक्ट क्लॉज को कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लैरिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लैरिटी नहीं है, इनकंक्लूसिव है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऐसा माना। और इस केस में एक और भी दिक्कत हुई कि एसएससी प्रूव नहीं कर पाया कि या तो हमारी एंटायर इनकम या सब्सटेंशियल इनकम प्रॉपर्टी लेट आउट करने से है। तो बिजनेस इनकम होना एसएससी प्रूव नहीं कर पाया। सफिशिएंट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर पाया एसएससी। सब्सटेंशियल मटेरियल, सफिशिएंट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर पाया एसएससी, तो इसे बिजनेस इनकम नहीं माना गया। और क्या माना गया कि ये इनकम एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। ये इनकम एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, इसे बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लैरिटी नहीं है, इनकंक्लूसिव है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है। इसके अलावा एसएससी ने प्रॉपर्टी लीज पर ली, फिर सबलीज करना चाहता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के सेक्शन 27 डीम्ड ऑनरशिप वाला ये केस हो गया। तो एसएससी तो फिर इसका डीम्ड ऑनर हुआ हाउस प्रॉपर्टी हेड के हिसाब से। हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या है, 12 या 12 साल से ज्यादा पीरियड के लिए कोई पर्सन प्रॉपर्टी लीज पर लेता है तो वो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर माना जाता है। इस केस में यही हुआ। तो ये प्रॉपर्टी लीज पर ली गई थी और 12 साल या 12 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लीज पर ली गई थी। तो इस केस में एसएससी क्या हो गया, डीम्ड ऑनर, सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का लग गया। तो इसमें डिसीजन आ गया कि नहीं, ये बिजनेस इनकम नहीं हुई, फिर ये तो हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल होगी। क्लियर। फिर दूसरा केस मद्रास हाई कोर्ट। इसमें क्या डिसीजन आया, इसमें डिसीजन आया कि इसका नाम है तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मतलब एसएससी का टूरिज्म बिजनेस है। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? एसएससी एक स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जिसका बिजनेस है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। इन्होंने क्या किया, अपने कुछ लॉस मेकिंग होटल यूनिट्स फ्रेंचाइजीज को दे दिए किराए पर। तो अपने होटल प्रेमाइजेस इन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज को यूज करना अलाउ कर दिया, लीज पर दे दिया, किराए पर दे दिया। ठीक है। बदले में अपने फ्रेंचाइजी से इनको फ्रेंचाइजी फीस रिसीव हुई और इस फ्रेंचाइजी फीस को इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होना बता दिया और उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर लिया। तो एसएससी ने इस इनकम को क्या माना, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम माना और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लिया। कोर्ट ने बोला नो, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम नहीं है, ये बिजनेस इनकम है। और कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों दिया? कोर्ट ने बोला इस केस में एसएससी सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग किराए पर नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ किराए पर नहीं दे रहा है। एसएससी ने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में कुछ एडिशनल कंडीशंस भी इंपोज की है कि हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे चलाएगा, उसको कुछ कंडीशंस भी लगाई फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में अपने फ्रेंचाइजी पर। कैसी कंडीशंस लगाई कि आप बिजनेस कैसे करोगे, इसके अलावा हम आपको ये होटल बिल्डिंग लीज पर दे रहे हैं, तो आप जो अपना नेम बोर्ड पर फ्रेंचाइजी का नाम आएगा, आपके नाम से ऊपर हमारा नाम आएगा, हमारा नाम भी नेम बोर्ड पर आना चाहिए। आप फ्रेंचाइजी हो, आपके नाम के ऊपर हमारा नाम आना चाहिए। ठीक है। और आप फूड की क्वालिटी मेंटेन रखोगे और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वगैरह की मेंटेनेंस का भी प्रोविजन किया गया किसमें, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में। तो हुआ क्या, एसएससी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जिसका काम है टूरिज्म डेवलपमेंट, इसके पास कुछ होटल्स थे लॉस मेकिंग, वो उन्होंने फ्रेंचाइजीज को दे दिया और फ्रेंचाइजीज से फ्रेंचाइजी की फीस चार्ज की।
अब सवाल ये पैदा हुआ कि फ्रेंचाइजी फीस हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी या बिजनेस इनकम है। कोर्ट ने बोला कि ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये बिजनेस इनकम है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग वगैरह को लेट आउट नहीं किया गया है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बना है और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर कुछ एडिशनल कंडीशंस भी डाली गई हैं। तो हो क्या रहा है, एसएससी एक तरीके से अपना ही टूरिज्म बिजनेस चला रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली पिक्चर में नहीं आ रहा है, फ्रेंचाइजी को आगे कर रहा है। तो ये वास्तव में टूरिज्म बिजनेस ही है। उसके एवज में एसएससी को ये जो फ्रेंचाइजी फीस मिली है, एसएससी ने अपने फ्रेंचाइजी को स्पेशल राइट और प्रिविलेज दिया है, बदले में फ्रेंचाइजी फीस रिसीव हो रही है। ये फ्रेंचाइजी फीस टैक्सेबल होगी बिजनेस हेड में, पीजीबीपी हेड में, और ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो काफी सारे हमने देखा रेंटल इनकम के लिए अब जजमेंट आने लग गए कि नहीं, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये बिजनेस इनकम है। एक्सेप्ट राज दादरकर वाला केस, उसमें डिसीजन आया कि नहीं, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर नेक्स्ट केस है मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट एनडीआर वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एसएससी का वेयरहाउस का बिजनेस है। एसएससी वेयरहाउस और गोडाउन वगैरह को लेट आउट करता है, उसमें दूसरे पार्टीज को स्पेस यूज करना अलाउ करता है, बदले में इनकम रिसीव होती है, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन एंड प्रोविजन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज। अब ये इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो या बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, एसएससी सिर्फ स्टोरेज नहीं दे रहा है, वेयरहाउस में रखने की जगह दे रहा है लोगों को, तो सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं दे रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मियर लेटिंग आउट नहीं हुआ। इस केस में स्टोरेज ऑफ गुड्स के साथ साथ एसएससी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। क्या? सच एज पेस्ट कंट्रोल, रोडेंट कंट्रोल, कीड़े मकोड़े वगैरह ना लगे गुड्स पे, इसका ध्यान रखता है एसएससी वेयरहाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करते वक्त। या जो गुड्स स्टोर्ड हुआ है उस पर मॉइस्चर या टेम्परेचर के तहत, पर्टिकुलर टेम्परेचर के तहत वो गुड्स रखना पड़ता है वेयरहाउस में, तो फ्यूमिगेशन सर्विस भी देनी पड़ती है और सिक्योरिटी सर्विस भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं गुड्स स्टोर्ड को। इसका मतलब क्या? एसएससी सिर्फ गुड्स के स्टोरेज के लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसके अलावा एसएससी अदर मल्टीपल सर्विसेज भी दे रहा है, जैसे फ्यूमिगेशन की सर्विस, पेस्ट कंट्रोल की सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस वगैरह। तो ये तो एक तरीके से वेयर हाउसिंग बिजनेस है। तो इससे जो एसएससी को गोडाउन और वेयरहाउस सर्विस देने से, गोडाउन लेट आउट करने से जो इनकम हो रही है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर? तो अगेन जजमेंट आया बिजनेस इनकम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस है दिल्ली हाईकोर्ट एशियन होटल्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ? इस केस में इसको हम ऐसे लिख के समझते हैं, एसएससी है लैंडलॉर्ड, एसएससी है लैंडलॉर्ड, ठीक है, और टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली है, टेनेंट से क्या मिला है? सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली है। देखिए, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट। तो ये क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो लैंडलॉर्ड है एसएससी और अपने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली, सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस पर एओ ने बोला ये आपके पास पैसा पड़ा है, तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट पर हम नोशनल इंटरेस्ट
कि इनकम बुक करते हैं, नोशनल इंटरेस्ट इस सिक्योरिटी डिपॉजिट पर एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, तो अब इशू अराइज होता है दो बातें। एओ का कहना है लैंडलॉर्ड एसएससी आपके पास ये टेनेंट का दिया हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा पड़ा है, ये पैसा, इस पैसे का आप अल्टरनेटिव यूज क्या कर सकते हो, किसी को देते तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलता। तो इंटरेस्ट को नोशनल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना चाहता है एसेसिंग ऑफिसर और टैक्सेबल करना चाहता है। अब एसेसिंग ऑफिसर के भी दो आर्ग्यूमेंट हैं। एओ कह रहा है या तो ये नोशनल इंटरेस्ट आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल बताओ, ठीक है, या ये आप पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल बताओ। ये नोशनल इंटरेस्ट आप किसी न किसी हेड में टैक्सेबल बताओ, या तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल बताओ या पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल बताओ। ठीक, अब इशू अराइज होता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल क्यों बताएं? क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में रेंट के अलावा और कुछ टैक्सेबल होता है? जैसे यहां इंटरेस्ट कह रहे हैं, इंटरेस्ट को टैक्सेबल बता दो हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो क्या ये रेंट है? नो। तो ये नोशनल इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अब दूसरा इश्यू, क्या ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा? तो पीजीबीपी हेड में एक पॉइंट है, चार्जिंग सेक्शन 28 क्लॉज 4, उसमें क्या लिखा हुआ है? एनी बेनिफिट और perquisite whether convertible into money or not arising from business or exercise of profession। तो कोई बेनिफिट मिला, बताइए। सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग क्या ये कोई बेनिफिट है, क्या ये परक्यूजिट है? तो इस केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया नो, ये बेनिफिट और परक्यूजिट भी नहीं है सेक्शन 28 क्लॉज 4 वाला, तो ये पीजीबीपी हेड में भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब नोशनल बेसिस पर ये नोशनल इंटरेस्ट है, ये ना तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, ना ही पीजीबीपी हेड में, मतलब किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखिए जजमेंट, एसएससी को अपने टेनेंट से इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव हुई, ठीक है। एसएससी ने शॉप लेट आउट किया था, अपने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुई और इस पर एसेसिंग ऑफिसर का कहना है नोशनल इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लो, 18% आप पैसा कमा सकते थे, आपने कमाया नहीं, वो आपकी गलती, आप कमा सकते थे, आपको इंटरेस्ट मिल जाता। तो एसेसिंग ऑफिसर का आर्ग्यूमेंट है बाय एक्सेप्टिंग इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट ए बेनिफिट हैड अक्रूड, एसएससी को बेनिफिट मिला है, सेक्शन 28 पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पर वो जो नोशनल इंटरेस्ट है उसको बेनिफिट और परक्यूजिट मानते हुए एसेसिंग ऑफिसर उस नोशनल इंटरेस्ट की वैल्यू टैक्सेबल करना चाह रहा था पीजीबीपी हेड में, ठीक। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला इस केस में सेक्शन 28 क्लॉज 4 नहीं लगेगा, ठीक है। ये कोई एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए था तो ये सेक्शन 28 क्लॉज 4 में टैक्सेबल हो जाता, लेकिन ये कोई एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, ये तो नोशनल इंटरेस्ट है। तो नोशनल इंटरेस्ट पर सेक्शन 28 क्लॉज 4 नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग कोई बेनिफिट, कोई परक्यूजिट नहीं है जो चार्जिंग सेक्शन 28 पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाए। मतलब पीजीबीपी सेक्शन 28 में टैक्सेबल नहीं होगा, इतना डिसीजन तो आ गया। फिर कोर्ट ने बोला वो जो एनुअल लेटिंग वैल्यू होती है, एनुअल वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम क्या निकालते हैं? एनुअल वैल्यू। वो क्या होता है? एक तरीके से एक्सपेक्टेड रेंट। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट की जाती तो एक्सपेक्टेड रेंट जो मिलता वो पॉसिबल रेंट होता है, जो प्रॉपर्टी लेट आउट करने से पॉसिबल रेंट एसएससी को मिल सकता है। प्रॉपर्टी लेट आउट करने से जो पॉसिबल रेंट एसएससी को मिल सकता है, ना कि इंटरेस्ट, सिर्फ पॉसिबल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, पॉसिबल रेंट, वो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में कुछ
केसेस में टैक्सेबल कर लेते हो, जैसे प्रॉपर्टी डीएलओपी होती है वगैरह, तो डीम टू बी लेट आउट होती है, उस केस में पॉसिबल रेंट टैक्सेबल कर लेते हो, एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल कर लेते हो, लेकिन एग्जैक्टली वो इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कोर्ट ने क्या बोला, एंड नॉट सर्टेनली द इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट दैट मे बी प्लेस्ड बाय टीनेंट, जो टीनेंट ने पैसा दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, उसका इंटरेस्ट इन कनेक्शन विथ लेटिंग आउट ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट में टैक्सेबल, एक्सपेक्टेड रेंट के रूप में टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड सेक्शन 22 में भी ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पर जो नोशनल इंटरेस्ट है, नोशनल इंटरेस्ट ना तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, ना हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट केस है दिल्ली हाईकोर्ट का के एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ, एसएससी का लॉटरी बिजनेस है, एसएससी ने बैंक में कुछ मार्जिन मनी रखी, मार्जिन मनी के तौर पर फंड रखा, ठीक है। तो मार्जिन मनी क्यों जमा करानी पड़ी, बैंक में मार्जिन मनी क्यों जमा करानी पड़ी, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बैंक गारंटी, बैंक गारंटी लेने के लिए बैंक में मार्जिन मनी डिपॉजिट करानी पड़ी, ठीक है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसएससी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ ड्यू टू बिजनेस, तो बैंक गारंटी फर्निश करनी थी, इसलिए बैंक में मार्जिन मनी डिपॉजिट की, ठीक है। तो इशू क्या रेज हुआ, इस मार्जिन मनी पर इंटरेस्ट इनकम हुई, इस मार्जिन मनी पर इंटरेस्ट इनकम हुई, इस इंटरेस्ट इनकम का क्या कैरेक्टर होगा, ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट, या अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया ये बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा, ये बिजनेस इनकम है। क्यों? कोर्ट ने डिसाइड किया इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट मेड बाय एसएससी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द बिजनेस, एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड है। एसएससी को बैंक गारंटी फर्निश करने के लिए मार्जिन मनी डिपॉजिट करना जरूरी था, और ये गारंटी देना जरूरी क्यों था, ताकि एसएससी लॉटरी बिजनेस चला सके, लॉटरी बिजनेस चला सके, इसलिए एसएससी को गारंटी देनी पड़ी। गारंटी देने के लिए एसएससी को मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी पड़ी, इस मार्जिन मनी पर इंटरेस्ट मिला है, तो इस इंटरेस्ट इनकम का कैरेक्टर बिजनेस इनकम है, और ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब दो केस बहुत लफड़े वाले बताऊंगा, उसमें दिक्कत है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, बट केस टू केस वेरी करता है। कोर्ट जजमेंट केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, तो हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, तो यहां पर फैक्ट्स को देखते हुए जजमेंट दिया गया है। हालांकि पढ़ने के बाद थोड़ा सा, अब जो दो केस पढ़ेंगे उसमें हमको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन महसूस होता है, लगता है ऐसा, लेकिन केस के फैक्ट्स अलग है उसके हिसाब से। अब आप तो पूछोगे सर फिर हम एग्जाम में क्या करेंगे, दोनों केस में अलग जजमेंट आ रखा है। हेंकल स्पिक इंडिया लिमिटेड के केस में और आगे वाला केस श्री रमा मल्टीटेक लिमिटेड के केस में कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ रखे हैं। आपको तो एग्जाम में क्या करना है, फैक्ट्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है, ठीक है। बट हाँ, दोनों केसेस के जजमेंट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तो है। चलिए दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। हेंकल स्पिक इंडिया लिमिटेड के केस में क्या हुआ, एसएससी ने, एसएससी कंपनी है, पब्लिक इशू निकाला, 91-92 में पब्लिक इशू निकाला और पब्लिक से शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। इस शेयर एप्लीकेशन मनी को ड्यू टू स्टेचुरी रिक्वायरमेंट क्या करना पड़ता है, बैंक में जमा रखना पड़ता है जब तक ये अलॉटमेंट ना हो, ठीक है। तो ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया। उस डिपॉजिट पर, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ, उस पर इंटरेस्ट इनकम हुई, उस पर इंटरेस्ट इनकम हुई।
अब एक बात समझना, पब्लिक इशू कब लेकर आए? पब्लिक इशू लेकर आए थे, ये पब्लिक इशू लेकर आए थे प्रीवियस ईयर 91-92 में, 91-92 में पब्लिक इशू लेकर आए थे। ठीक है, पब्लिक इशू इस साल लेकर आए, इस साल पब्लिक इशू लेकर आए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अलॉटमेंट कब हो पाया? अगले ईयर में 92-93 में अलॉटमेंट हुआ। एक्चुअल में अलॉटमेंट कब हुआ शेयर्स का? नेक्स्ट ईयर में अलॉटमेंट हुआ। ठीक है, तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा पड़ा रह गया, बैंक में जमा हो गया, उस पर इंटरेस्ट इनकम मिली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये ईयर आपका मान लीजिए 1 जनवरी 1992 से लेकर 31/3/1992 तक, मान लीजिए इस पर इनकम हुई। इसको मैं बोल्ड लिख देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इनकम हुई 1 जनवरी 1992 से 31 मार्च 92 तक। ठीक है, मान लीजिए 3 करोड़ इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम हुई 3 करोड़ मान लो, और अलॉटमेंट मान लो कि आपने किया, अलॉटमेंट आपने किया 30/6/92 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 92 से मान लो ये 3 करोड़ और इंटरेस्ट इनकम हुई इस बैंक डिपॉजिट पर। ठीक है, जो शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा आया था बैंक में डिपॉजिट हुआ, बैंक में डिपॉजिट इस डेट से लेकर इस डेट तक रहा, तो टोटल 6 करोड़ का इंटरेस्ट मिला मान लो। ठीक है, अब हुआ क्या, जो एप्लीकेशन मनी जिनसे रिसीव हुई और उनको शेयर्स अलॉटमेंट नहीं करते हैं हम, अगर एप्लीकेंट्स को हम शेयर्स अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन मनी का रिफंड देना पड़ता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जिनको शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनको शेयर एप्लीकेशन मनी का भी पैसा रिफंड करना पड़ता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब प्रैक्टिकली हुआ क्या, एसेसिंग ऑफिसर ने बोला आपको ये टोटल इंटरेस्ट जो मिला है 6 करोड़, आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिला है ये मैं जिस साल आप पब्लिक इशू लेकर आए 91-92 में ही टैक्सेबल कर देता हूं। तो एओ का तो कहना था कि ये सारा का सारा 6 करोड़ का इंटरेस्ट मैं आपको टैक्सेबल कर देता हूं 91-92 में ही, सारा का सारा। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर का ऐसा आर्ग्यूमेंट था कि पूरा का पूरा 6 करोड़ का इंटरेस्ट मैं आपको 91-92 में टैक्सेबल कर देता हूं। फिर एसएसी ने क्या आर्ग्यू किया, एसएसी का आर्ग्यूमेंट सुनना। एसएसी ने बोला ये जो इंटरेस्ट मुझे डिपॉजिट पर मिला है ये मेरे को अक्रू ही कब हुआ, अलॉटमेंट के वक्त। क्यों, मुझे पता कब पड़ा कि मैं इन लोगों को अलॉटमेंट नहीं कर पा रहा हूं, अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट है। अलॉटमेंट जब कंप्लीट हुआ तब पता पड़ा कि कुछ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं, उनका शेयर एप्लीकेशन मनी मुझे रिफंड करना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो ये मुझे पता कब पड़ा, जब अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई, जब अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो इस केस में एसएससी ने क्या किया उस पर बात करते हैं। एसएससी को इंटरेस्ट डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला, ये तो था 8 करोड़ नहीं 6 करोड़ था इस केस में इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, किससे, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा रिफंड किया, अनसक्सेसफुल
शेयर होल्डर्स को, अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, शेयर होल्डर तो वो बने ही ना, तो एप्लीकेंट्स को पैसा रिफंड किया अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट लेस होगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ा, इंटरेस्ट पेड टू एप्लीकेंट्स। सपोज वो 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है, तो एसएससी का आर्गुमेंट था हमको तो नेट इंटरेस्ट इनकम हुई है, नेट इंटरेस्ट इनकम हुई है 5 करोड़, हम इस पर टैक्स देंगे, और कब टैक्स देंगे, हम अलॉटमेंट ईयर में टैक्स देंगे। तो देखो एसएससी का आर्गुमेंट है हम टैक्स 6 करोड़ पर नहीं देंगे, 5 करोड़ पर देंगे, और किस ईयर में देंगे, अलॉटमेंट ईयर में देंगे, ठीक है। ये एसएससी का आर्गुमेंट है। तो 2 बातें, एओ बोलता है कि पूरे के पूरे 6 करोड़ पर आप टैक्स दोगे जब आप पब्लिक इशू लेकर आए 91, 92 में 6 करोड़ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट। एसएससी का आर्गुमेंट है कि 6 करोड़ नहीं, 6 करोड़ तो हमको डिपॉजिट पर मिला, इसमें से हमने अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को 1 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, वो लेस हो जाएगा, फिर जो नेट इंटरेस्ट बचेगा 5 करोड़ वो टैक्सेबल होगा, और ये हमें पता कब पड़ता है, जब अलॉटमेंट कंप्लीट होता है। तो ये 5 करोड़ पर ये इंटरेस्ट इनकम है, इस पर हम टैक्स अलॉटमेंट ईयर में देंगे, मतलब 92, 93 में देंगे। एसएससी का ये आर्गुमेंट है। तो एसएससी का ये आर्गुमेंट है। एसएससी का कहना है जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती पैसा हमारा नहीं होता, वो शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा बैंक में एक अलग अकाउंट रहता है, हमारा सेपरेट अकाउंट, उसमें जमा रहता है। हम न तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यूज कर सकते हैं, नहीं उसका इंटरेस्ट हम यूज कर ही नहीं सकते जब तक हमारा अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो नाइदर प्रिंसिपल नॉर इंटरेस्ट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी अंटिल अलॉटमेंट प्रोसेस इज कंप्लीट। और जब नॉन अलॉटमेंट होता है, किन लोगों को, अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट नहीं होता है तो उनको रीपे करना पड़ जाता है, उल्टे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट डिले पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ जाता है ड्यू टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास पैसा पड़ा है ट्रस्ट के तहत, और ट्रस्ट टर्मिनेट होती है आफ्टर अलॉटमेंट। तो ये इंटरेस्ट जो 5 करोड़ का हुआ है, ये हम इसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे अलॉटमेंट ईयर 92, 93 में। तो ये इस इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी ईयर 91, 92 ना होकर 92, 93 है। अलॉटमेंट ईयर में इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और 6 करोड़ टैक्सेबल नहीं होगा, नेट इंटरेस्ट 5 करोड़ ही टैक्सेबल होगा। इस केस में क्या हुआ, एसएससी के फेवर में जजमेंट आया और क्या डिसीजन आया कि ये इंटरेस्ट इनकम अक्रू होती है कब, इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीटेड, ठीक है। और एसएससी भी नेटिंग भी कर सकता है, वो बैलेंस वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। तो 5 करोड़ ही टैक्सेबल होगा, 5 करोड़ ही टैक्सेबल होगा और अलॉटमेंट ईयर में ही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। लेकिन अब जो केस पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के आपके होश उड़ जाएंगे। इस केस में हमने क्या देखा, अभी हमने जो केस पढ़ा हेंकल स्पिक इंडिया लिमिटेड का केस, उसमें क्या हुआ, एसएससी एटलीस्ट इनकम मांग तो रहा है, वो सिर्फ ईयर को लेकर लफड़ा कर रहा है कि मैं इस इंटरेस्ट को टैक्सेबल करूंगा पब्लिक इशू वाले ईयर में नहीं, अलॉटमेंट ईयर में। बट इंटरेस्ट इनकम एसएससी टैक्सेबल तो बता रहा है। अब अगला जो केस है वो इससे भी बढ़ के है। इस केस में क्या डिसाइड हुआ, पढ़ते डिटेल में। ये केस है श्री रमा मल्टीटेक लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ,
मैटर लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है। क्या? एसएससी को शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव हुआ, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इंटरेस्ट इनकम हुई। ठीक है। अब एसएससी का आर्ग्यूमेंट है ये इंटरेस्ट या तो हम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल बताएं या टैक्सेबल ही ना बताएं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट लिया इस कंपनी ने। कंपनी ने क्या बोला? इस इंटरेस्ट इनकम को हम अपने पब्लिक इशू एक्सपेंसेस से सेट ऑफ कर देते हैं। इस इंटरेस्ट इनकम पर हम टैक्स नहीं देंगे, इस इंटरेस्ट इनकम को हम अपने पब्लिक इशू एक्सपेंसेस से सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है। हमें पता है पब्लिक इशू एक्सपेंसेस का डिडक्शन पीजीबीपी हेड के सेक्शन 35D में मिलता है। 35D किसका? अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसमें शेयर इशू का एक्सपेंसेस 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है, पता है। तो एसएससी का आर्ग्यूमेंट है कि हमारे पब्लिक इशू एक्सपेंस हो गए हैं फॉर एग्जांपल 10 करोड़ और हमको ये इंटरेस्ट की इनकम हुई है सपोज 2 करोड़। ठीक है। तो हम या तो ये इंटरेस्ट 2 करोड़ अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल बताएं, या हमारे जो पब्लिक इशू एक्सपेंस हुए हैं उसमें से हम ये इंटरेस्ट इनकम डिडक्ट कर ले और पब्लिक इशू एक्सपेंस 8 करोड़ ही क्लेम करें। टोटल 10 करोड़ हुए थे, उसमें से ये इंटरेस्ट इनकम हमने डिडक्ट कर ली और नेट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस ही हम क्लेम करें। मतलब कंपनी बोल रही है, कुल मिलाकर बात समझना, कंपनी बोल रही है 2 करोड़ इंटरेस्ट इनकम पर हम टैक्स नहीं देंगे, इसको हम पब्लिक इशू एक्सपेंसेस से नेट ऑफ कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, नेट ऑफ कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये होगा कि इस इंटरेस्ट इनकम पर कंपनी टैक्स देना नहीं चाहती। और मैं बताऊं, कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। अब कंपेयर करें पिछले केस से हेंकल स्पेक इंडिया लिमिटेड। उन्होंने भी शेयर इशू एक्सपेंस किए होंगे, उससे इस इंटरेस्ट को नेट ऑफ कर लेते। उन्होंने तो बोला उनके लिए तो इशू क्या सामने आया, सिर्फ इस इंटरेस्ट इनकम का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या है, इस मैटर पर डिस्कशन हुआ कोर्ट में। कोर्ट ने बोला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अलॉटमेंट ईयर में। मतलब एसएससी तो खुद चला के इस इंटरेस्ट इनकम को टैक्सेबल बता रहा है, बस इस कंफ्यूजन में है कि टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा, पब्लिक इशू वाला ईयर या अलॉटमेंट ईयर। ठीक है, बट एटलीस्ट इंटरेस्ट इनकम को टैक्सेबल तो बता रहा है। लेकिन श्री रमा मल्टीटेक लिमिटेड के केस में इस इंटरेस्ट इनकम को पब्लिक इशू एक्सपेंस में एडजस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो केस अच्छा है। पढ़ते हैं केस के फैक्ट्स क्या है। एसएससी ने पब्लिक इशू निकाला, आईपीओ निकाला और शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा आया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, उस पर इंटरेस्ट इनकम हुई, उसको अदर सोर्सेस सेट में बता दिया रिटर्न फाइल करते वक्त। अब देखना, रिटर्न फाइल करते वक्त तो अदर सोर्सेस सेट में बता दिया, और जब आईटीएटी में अपील गई तो वहां पर एडिशनल ग्राउंड रेस करके बोला कि हमारे कुछ पब्लिक इशू एक्सपेंस हुए हैं, उसमें से ये इंटरेस्ट इनकम सेट ऑफ कर लो। तो पब्लिक इशू एक्सपेंस में से अगर इंटरेस्ट इनकम सेट ऑफ कर लेंगे तो इसका मतलब इस इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो जजमेंट क्या आया, एसएससी को ये शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा अलग से सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ता है जब तक कि अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट ना हो, और फिर बाद में जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स रह जाते हैं उनको उनकी शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाती है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब और ये सब करना क्यों जरूरी है, शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा बैंक में रखना क्यों जरूरी है? इनकम कमाने के मकसद से ऐसा नहीं होता है। शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा बैंक में जो डिपॉजिट हुआ वो इंटरेस्ट इनकम कमाने के मकसद से नहीं होता है। वो तो क्यों होता है?
बट टू कंप्लाई विथ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्यों अराइज हुआ? मियरली इंसिडेंटल, इंटरेस्ट इनकम अक्रू हुई, उसका अक्रू होना इंसिडेंटल है, वो होगा, तो ये तो ड्यू टू स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट हुआ। शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा इंटरेस्ट इनकम कमाने के इरादे से बैंक में नहीं रखा गया, ड्यू टू स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हुआ। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट की इनकम अर्न हुई है ये रिलेटेड है कंपनी के शेयर कैपिटल इश्यू करने से रिलेटेड, लिंक्ड है, उससे कनेक्टेड है। मतलब ये कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की बात है। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की बात है तो कंपनी ने पब्लिक इश्यू पर एक्सपेंसेस भी किए होंगे, वो कैपिटलाइज होते हैं, हाँ कैपिटलाइज तो होते हैं, बट उसका डिडक्शन मिलता है। पीजीबीपी एक्ट के सेक्शन 35D में पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो फाइनल जजमेंट क्या? ये जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पर, बैंक में डिपॉजिट कराया उस पर इंटरेस्ट मिला, ये सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट पब्लिक इश्यू एक्सपेंस। ठीक है, और ये इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो देखो इंटरेस्ट टैक्सेबल ही नहीं हुआ अदर सोर्सेस हेड में, और इस इंटरेस्ट इनकम को एडजस्ट कर दिया गया पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस में। क्लियर? फिर नेक्स्ट केस है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का टीसी रेड्डी, सीआईडी वर्सेस टीसी रेड्डी के केस में। इसमें क्या हुआ? एसएससी का बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड का कॉन्फिस्केशन कर लिया गया, सीजर कर लिया गया। ठीक है, यूएस की कस्टम अथॉरिटी ने एसएससी के स्टॉक इन ट्रेड का सीजर कर लिया, कॉन्फिस्केशन कर लिया, माल जब्त कर लिया। तो एसएससी का आर्ग्यूमेंट था मेरा माल जब्त हो गया, तो या तो इस गुड्स की वैल्यू को बेड डेप्स मानकर मैं डिडक्शन लूं, या ये मेरा बिजनेस लॉस है, आप इसको अलाउ करो अंडर सेक्शन 28। तो कोर्ट ने एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का केस रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डॉक्टर कुरैशी के केस में यह जजमेंट आ चुका था कि अगर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स की वजह से लॉस हुआ, लॉस क्यों हुआ? अराइजिंग ऑन कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, तो वो बिजनेस लॉस है और बिजनेस लॉस तो अलाउ होगा। इस केस में भी क्या हुआ था? डॉक्टर कुरैशी के केस में स्टॉक था हेरोइन। ठीक है, तो स्टॉक का सीजर हो गया। रेड के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले स्टॉक को सीज करके ले गए, तो एसएससी ने और रिटर्न नहीं किया, तो क्या हुआ? एसएससी ने क्लेम कर लिया उस गुड्स की वैल्यू को बिजनेस लॉस, कि मेरे को अलाउ करो अंडर सेक्शन 28। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को अप्लाई इस केस में किया गया डॉक्टर टीसी रेड्डी के केस में, और डिसीजन क्या आया? ये बिजनेस लॉस है, ये बिजनेस लॉस है, हुआ है ऑन ऑर्डिनरी कमर्शियल प्रिंसिपल। तो जो स्टॉक का सीजर और कॉन्फिस्केशन हुआ है ये अलाउएबल बिजनेस लॉस है अंडर सेक्शन 28, तो ये लॉस अलाउ हो जाएगा। तो स्टॉक का सीजर हो जाए, कॉन्फिस्केशन हो जाए, उसकी वजह से लॉस हो, वो बिजनेस लॉस है, अलाउएबल है अंडर सेक्शन 28। फिर नेक्स्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में 2 मैटर पर डिसीजन दिया। इसमें क्या हुआ? एक ओल्ड कंपनी थी, एक न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी का अमालगमेशन हो गया न्यू कंपनी के साथ। ठीक है, ओल्ड कंपनी को हम क्या बोलते हैं? अमालगमेटिंग कंपनी। ठीक है, और न्यू कंपनी को क्या बोलते हैं? अमालगमेटेड कंपनी। ठीक, तो जो ओल्ड कंपनी थी मतलब अमालगमेटिंग कंपनी, उसने अपने स्टाफ को एडवांस दे रखा था। ओल्ड कंपनी ने अपने स्टाफ को, एम्प्लॉइज को एडवांस दे रखा था, और अपने लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी थी। किसने? ओल्ड कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी ने। ठीक है, तो
जैसे ये सपोज ओल्ड कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसकी बैलेंस शीट है, इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में दो आइटम एसेट साइड में खड़े हैं। बैलेंस शीट में दो आइटम हैं एसेट साइड में खड़े हैं। पहला है स्टाफ एडवांस, स्टाफ एडवांस, ठीक है। और दूसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो ये जो ओल्ड कंपनी है इसका अमलगमिशन हो गया मान लो न्यू कंपनी वाई लिमिटेड के साथ। तो ये जो एसेट थी ओल्ड कंपनी की, ये जो एसेट थी ओल्ड कंपनी की, ये न्यू कंपनी के पास आ गई, वाई लिमिटेड के पास आ गई। वाई लिमिटेड ने देखा ये इररिकवरेबल है, हम वसूल नहीं कर पाएंगे, तो न्यू कंपनी वाई लिमिटेड को ये इररिकवरेबल होने का पता पड़ा। तो इस न्यू कंपनी वाई लिमिटेड ने इसका डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो हुआ क्या, एडवांस गिवन टू एम्प्लॉइज और सिक्योरिटी डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड, ये दो खर्चे जो ओल्ड कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी ने किए थे ये इररिकवरेबल हो गए। तो क्या ये न्यू कंपनी अमालगमेटेड कंपनी न्यू कंपनी को बिजनेस लॉस के तौर पर अलाउ होंगे, एज बिजनेस लॉस अलाउ होंगे या नहीं होंगे, मैटर ये है। तो पहला पॉइंट, जो स्टाफ को एडवांस दिया गया, ओल्ड कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी ने अपने स्टाफ को एडवांस दिया, ठीक है। और स्टाफ को एडवांस देना देखो जरूरी होता है, क्यों, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ही है, वो आप कुछ टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन की जरूरत होती है तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास ही आता है। और अगर एम्प्लॉयर स्टाफ को एडवांस दे भी देता है तो उसकी फ्यूचर सैलरी में से डिडक्ट करता है। ऐसा करके एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की इमरजेंसी सिचुएशन और फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करता है और इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड और हैप्पी रहते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि एम्प्लॉइज को स्टाफ एडवांस बिजनेस पर्पस के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। और अगर बाद में पता पड़े कि ये एडवांस इररिकवरेबल हो गया है तो उसका बिजनेस लॉस अलाउ हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया यस, ये स्टाफ एडवांस अगर इररिकवरेबल हो गया है तो आप इसको न्यू कंपनी अमलगमेटेड कंपनी आप इसको अपना बिजनेस लॉस के तौर पर क्लेम कर सकते हो। फिर सेकंड, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी लैंडलॉर्ड को चेक किया गया कि ये नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक की गई, ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है या नॉन रिफंडेबल। अच्छा, नॉन रिफंडेबल में क्या होता है, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी लैंडलॉर्ड को रिसीव होती है तो वो टेनेंट को फ्यूचर में भी रिफंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन रिफंडेबल सिक्योरिटी क्या रिफंड करता है, बोलो रिफंड करता है क्या, नहीं, वो एक तरीके से एडवांस रेंट है। रिफंडेबल सिक्योरिटी एक तरीके से एडवांस रेंट है जो कि आने वाले महीनों के रेंट में एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यहां चेक किया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट का करेक्टर क्या, ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब पैसा आना ही नहीं है। लैंडलॉर्ड को नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी दी थी और ये पैसा आया ही नहीं, ठीक है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ रेंट नहीं है। रिफंडेबल सिक्योरिटी होती तो वो टुवर्ड्स रेंट होती, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट नहीं है। तो ये नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी एसएससी टेनेंट है, अपने लैंडलॉर्ड को देता क्यों है, अपने लैंडलॉर्ड को देता क्यों है, टेनेंसी राइट एक्वायर करने के लिए। टेनेंसी राइट एक्वायर करने के लिए देता है, तब तो ये कैपिटल एसेट हुआ, ठीक है। तो अब ये चूंकि नॉन रिफंडेबल
सिक्योरिटी का पैसा रिसीव नहीं हुआ, नॉन रिकवरेबल है, नॉन रिकवरेबल है, ये रेंट में भी एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है, बट ये कैपिटल एसेट है, मतलब ये कैपिटल लॉस है, मतलब पीजीबीपी हेड में कैपिटल लॉस अलाउ नहीं होगा, पीजीबीपी हेड में रेवेन्यू लॉस अलाउ होगा, ठीक है। तो इसे बिजनेस लॉस मानते हुए अलाउ नहीं करेंगे। मतलब इस केस के दो पार्ट थे, इस केस में 2 पॉइंट थे, स्टाफ एडवांस, तो इसको तो बिजनेस लॉस मान लिया गया, ये तो अलाउ कर दिया गया बिजनेस लॉस के रूप में, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड इसको बिजनेस लॉस मानकर अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जजमेंट था आपका त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में। अब एक लास्ट जजमेंट और कर लेते हैं आज की क्लास में। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट टीवीएस मोटर्स लिमिटेड के केस में, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। इस केस में क्या हुआ, एसएससी ने डाइज एंड माउल्ड्स मतलब सांचे, जो कि एक प्लांट मशीनरी का सिर्फ एक पार्ट है, तो माउल्ड्स एंड डाइस हिंदी में बोले तो सांचे एक प्लांट मशीनरी का पार्ट है। एसएससी ने ये माउल्ड्स एंड डाइस रिप्लेस किए, मतलब पुराने हटाए और उसकी जगह नए लगाए, पुराने हटाए उसकी जगह नए लगाए, तो क्या ये करंट रिपेयर मानकर सेक्शन 31 में अलाउ किया जाए कि नहीं। देखो हमने सेक्शन 31 पढ़ा था, सेक्शन 31 में क्या था, सेक्शन 31 में था कि प्लांट मशीनरी फर्नीचर के रिपेयर और इंश्योरेंस एक्सपेंस अलाउ होता है, ठीक है। तो हुआ क्या इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि माउल्ड्स और डाइस जो कि एक प्लांट मशीनरी का पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो कैसे करंट रिपेयर मानते हुए सेक्शन 31 में इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा क्या। तो इस केस का जजमेंट देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक केस रेफर किया गया, पुराना महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के केस में। इसमें क्या हुआ, एसएससी एक पर्टिकुलर मशीनरी के कुछ पार्ट्स रिप्लेस कर रहा है, पुराने हटाकर नए लगा रहा है, ठीक है। तो जो पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं क्या वो सेम फंक्शन ही कर रहे हैं या कोई नया फंक्शन कर रहे हैं, या उससे मशीनरी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है। मशीनरी की परफॉर्मेंस एज इट इज सेम ही है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स के केस में जजमेंट दिया कि ये जो खर्चा किया गया है, पार्ट्स रिप्लेस किए गए हैं, इनकी जो कॉस्ट लगी है, पार्ट्स रिप्लेस किए गए हैं, इनकी जो कॉस्ट लगी है वो करंट रिपेयर का खर्चा है, अलाउएबल है सेक्शन 31 में। ठीक इसी पैटर्न पर एक दूसरा केस, उसमें क्या जजमेंट आया कि जब तक ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई नई एसेट एग्जिस्टेंस में आए या कोई नया एडवांटेज मिले, तब तक एक्सपेंडिचर करंट रिपेयर के रूप में अलाउ हो जाएगा सेक्शन 31 में। तो इस केस में क्या हुआ, पुरानी प्लांट मशीनरी के कुछ पार्ट्स हटाए गए और उनकी जगह नए पार्ट्स फिट किए गए, तो ये करंट रिपेयर का मामला बनता है। तो जो नए पार्ट्स रिप्लेस करके लगाए गए हैं नए वाले, उनकी कॉस्ट को हम करंट रिपेयर के तौर पर अलाउ कर सकते हैं सेक्शन 31 में। तो ये करंट रिपेयर माना गया, अवेलेबल है अंडर सेक्शन 31। तो ये केस हमने किए, काफी सारे आज केस कर लिए हमने। देखिए सीए फाइनल में मैंने बोला 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है केस लॉ पर, तो केस के प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सेक्शन पढ़ा लें और इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ा लें और आप राजी हो जाओ। एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।